हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो बच्चों, जैसे कि हम अपने करंट अफेयर की सीरीज़ को लेके चल रहे थे, उसी में मैंने आपको अप्रैल तक के करंट अफेयर अभी तक करा दिए थे और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मई के करंट अफेयर। देखिए, जब आप बात करेंगे सीएपीएफ एंड सीडीएस, तो इन दोनों के लिए ये महीने के करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिए सीएपीएफ तो अगस्त में है, तो ज़्यादा दिन बचे हैं नहीं, तो मई तो उसलिए ज़रूरी हो जाता है। और अगर आप सीडीएस की भी बात करें तो लगभग लगभग यही वो टाइमलाइन होती है जहाँ के करंट अफेयर आपको रेगुलरली क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इसको। तो सबसे पहली जो न्यूज़ आ रही है दैट इज़ नासा का मैगलेन मिशन है, जिसने वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ को देखा है कहाँ पर, वीनस पे। तो जब आप बात करोगे वॉल्केनिक एक्टिविटी की, तो बेसिकली अगर आप अर्थ की बात करोगे तो अर्थ पे किस तरीके से वॉल्केनोज बने हैं या वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखने को मिलती है हमें, तो उसके पीछे देखो एक कारण होता है कन्वर्जेंट प्लेट का। जब आप अर्थ की बात करोगे तो अर्थ में वेरियस टाइप ऑफ प्लेट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये एल्फ्रेड वैगनर की एक थ्योरी के हिसाब से अगर हम बात करें तो आपकी कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ माइनर प्लेट्स हैं, उनमें वेरियस टाइप के इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो जहाँ जहाँ पे आपको कन्वर्जेंट प्लेट मिलेंगी वहाँ वहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ खिंच के आ रही होती है। ओके, जब ये एक दूसरे की तरफ खिंच के आ रही होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से एक प्लेट ऊपर की तरफ उठेगी और दूसरी प्लेट इस तरीके से सब्सिडाइज कर जाएगी। और जब यहाँ पर सब्सिडाइज करेगी तो ये अंडर द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉल्टन फेज में आ जाएगा, और उसी की वजह से ये फिर ऊपर की तरफ को ऐसे वॉल्केनो बना के बाहर आएगी। क्लियर? तो इस तरीके से वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। और मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में एक रीजन का नाम बताया था। जब भी आपको वॉल्केनो से रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात करोगे तो आप एक सुनोगे रिंग ऑफ फायर। क्लियर? तो ये कुछ चीज़ें आप याद रख लेना। अगर मैं आपको बात करूं पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा वॉल्केनो कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये आपको मार्स प्लेनेट पे देखने को मिलेगा। ओके, तो मार्स प्लेनेट पे आपको देखने को मिलेगा, इसका नाम है ओलंपस मॉन्स। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं रेड फ्लैग एक्सरसाइज, ये किस किस के बीच में हुई है। देखिए अलास्का के यहाँ, अलास्का जो कि कहाँ पे पड़ता है, यूएसए में पड़ता है। और जब आप अलास्का पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना, ये शुरुआत से यूएसए का पार्ट नहीं था। ये यूएसए का कौन सा स्टेट है, 50th स्टेट है ये यूएसए का। क्लियर? और अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता था, पहले रशिया के पास था ये। रशिया से यूएसए ने इसे खरीद लिया था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अलास्का में हो रहा है क्या, आपका रेड फ्लैग एक्सरसाइज, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स ने भी पार्ट लिया है। तो ये क्या ऐसी एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। एज इट इज़ हमने यूएसए और इंडिया के बीच में कुछ एक्सरसाइज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, जिसमें कि एक थी आपकी सी ड्रैगन और दूसरी थी आपकी सी डिफेंडर। ओके, तो ये आपको कुछ याद रखने हैं, सी ड्रैगन और सी डिफेंडर। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं अग्निकुल कॉस्मोस का क्या है, अग्निबाण बनाया है उन्होंने। ये मैं आपको ऑलरेडी एक बार डिस्कस कर चुका था ये न्यूज़, और फिर भी इसमें ध्यान रखना कि ये क्या है, एक 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट। मैंने सोचा इसमें आपको साथ साथ रॉकेट के बारे में थोड़ा समझाते चलूँगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये क्या है, अग्निकुल क्या है, एक कमर्शियल कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जो कि इंडिया बेस्ड है। एक और ऐसे ही प्राइवेट स्पेस कंपनी है जिसका नाम क्या है, स्काई रूट। ओके, और वो क्यों न्यूज़ में आई थी, क्योंकि उन्होंने विक्रम एस बनाया था। तो जरा कमेंट बॉक्स में बता देना विक्रम एस क्या होता है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, अगर 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट की बात करेगा तो आपको किसको याद रखना है, अग्निकॉस्मोस। और क्या नाम है उस स्पेस रॉकेट का, अग्निबाण। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर देख लीजिए वेरियस टाइप के स्पेस रॉकेट्स जो यूज़ करती है आपकी इसरो। क्लियर? सबसे शुरुआत में हम SLV यूज़ करा करते थे, स्मॉल लॉन्च व्हीकल, फिर आता है ASLV, फिर आता है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर आता है GSLV MK3, GSLV MK
MK2 और MK3 है। अब ध्यान रखना ये जो GSLV MK3 है इनको अब बोला जाने लगा है LMV। क्लियर? तो ये LMV MK3 इसको बोला जाता है और इसी का निकनेम पड़ा है बाहु। इसकी खासियत क्या है? ये 4000 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। कहाँ पर? आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। और लगभग लगभग ये 8000 kg तक का पेलोड ले जा सकता है आपका लो अर्थ ऑर्बिट में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, रशिया ने तालिबान को रिमूव कर दिया है किससे? टेररिस्ट लिस्ट से। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जाती है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। क्यों? क्योंकि देखिए तालिबान जो है वो कहाँ पर आपकी पावर में आया है? अफगानिस्तान में आपका पावर में आया है। क्लियर? और जब ये अफगानिस्तान पावर में आया था तो तभी वहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था इंडियन गवर्नमेंट ने। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको 3-4 नाम दिए थे, तो आप लोगों ने कमेंट किए थे, मुझे अच्छा लगा वो। तो आई होप आपको अफगानिस्तान से जो हमने रिलीफ ऑपरेशन चलाया था उसका नाम याद होगा। अगर किसी बच्चे को नहीं याद होगा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। इसका नाम था आपका ऑपरेशन देवी शक्ति। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, अफगानिस्तान से चलाया था। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशन से कैसे ये न्यूज़ रिलेटेड हम कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि जो रशिया का आउटलुक था टुवर्ड्स तालिबान, एक तो वो चेंज हुआ क्योंकि अर्लियर मोस्टली पूरा वर्ल्ड तालिबान को एज अ टेररिस्ट आउटफिट माना करता था। पर अब क्योंकि अफगानिस्तान एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन की तरह आप बोल लीजिए, एक स्ट्रैटेजिक जियो पॉलिटिक्स में बहुत उसका मेजर रोल हमें देखने को मिल रहा है, जिस वजह से वेरियस कंट्रीज तालिबान के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहा है। वहीं पर रशिया जो है उसने इसको टेररिस्ट लिस्ट से बाहर किया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब इसी चीज़ पे इंडिया का स्टैंड क्या है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए शुरुआत में तो इंडिया का शुरुआत से यही कहना है कि अगर कोई भी पीस प्रोसेस होनी चाहिए तो वो अफगान लेड होनी चाहिए, अफगान ओन्ड होनी चाहिए और अफगान कंट्रोल होनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं? नेशनल सोवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी ऑफ अफगानिस्तान। और बेसिक हमारे दो मुद्दे हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। क्योंकि आप देखेंगे कि वहाँ पर अफगानी जो लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन होता है और वहाँ पर डेमोक्रेसी आपको देखने को नहीं मिलती। क्लियर? और यहाँ पर इन्होंने क्या प्रोग्रेस करी है ताकि वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक बन सके। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। साथ साथ इंडिया और क्या चाहता है कि जो भी वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, विमेंस है और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनके अगेंस्ट जो भी वायलेंस हो रहा है वो रुक जाए। साथ साथ इंडिया के इंटरेस्ट यहाँ पे मेंटेन रहने चाहिए क्योंकि इंडिया की एम्बेसी वहाँ पर है, इंडियन कंपनीज वहाँ पर काम कर रही हैं। और अगर आप बात करेंगे इंडिया का बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, वहाँ पर अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। जैसे वहाँ का जो पार्लियामेंट हाउस है वो इंडिया की मदद से बना है। फिर एक वहाँ पर रोड लिंकेज जारांग से लेके एक पर्टिकुलर प्लेस पड़ता है आपका ईरान के आसपास में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर इंडिया के इंटरेस्ट, हाँ मैं ये बोल रहा था, जारांग टू डेलराम हाईवे। ओके, फिर आता है अफगान पार्लियामेंट और फिर फ्रेंडशिप डैम जिसमें कि हम बात करते हैं सलमा डैम। तो ये आपको याद रखना है, सलमा डैम। क्लियर? ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ साथ क्या है, अफगानिस्तान को हम एज अ गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया की बात कर सकते हैं क्योंकि इंडिया को अगर कनेक्ट करना है पूरे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ओके, तो हम कहाँ से उसको जा सकते हैं? हमारा JNPT पोर्ट है कहाँ पर? मुंबई में। वहाँ से हम डायरेक्टली जा सकते हैं इधर की तरफ ईरान के ये चाबहार पोर्ट पे, और फिर वहाँ से हम इस तरीके से यहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे दो चीज़ है, एक आता है आपका INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो उसका एक पार्ट है जिसमें कि इंडिया के मुंबई पोर्ट को लिंक करा जा रहा है किसके साथ? मॉस्को के पोर्ट के साथ, जो कि रशिया में पड़ता है। और ये पूरा का पूरा जो वर्किंग है इसमें पूरा सेंट्रल एशिया कनेक्ट है थ्रू चाबहार पोर्ट। फिर एक और एग्रीमेंट है जिसे बोलते हैं अश्वगात एग्रीमेंट। क्लियर? ये किसके लिए है? ये सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी के है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, किस चीज़ के लिए? सेंट्रल एशियन कनेक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंडियन आर्मी ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट किया है और क्या बनाया है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस।
ओके, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी हम डेवलप कर रहे हैं। अब देखिए, जब आप फ्यूल सेल की बात करते हैं तो फ्यूल सेल में होता क्या है, तो इस तरीके से आपको दो चीज़ याद रखनी है। इधर होते हैं आपके एनोड, ये बीच में आप मान लीजिए कैथोड। इसमें जो आपका रॉ मटेरियल जाता है दैट इज योर वाटर H2O। ओके जी, अब यहाँ पर आप ध्यान रखना है, सॉरी रॉ मटेरियल नहीं, हाँ रॉ मटेरियल में इसमें दो चीज़ें जाएंगी आपकी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इधर से हाइड्रोजन और इधर से ऑक्सीजन, और यहाँ से जब बाय प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका H2O। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या है, कंप्लीटली आपका जीरो कार्बन है ये। ओके, और ये सब चीज़ें क्यों करी जा रही हैं, क्योंकि आप अगर बात करेंगे हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने पंचामृत कमिटमेंट दी थी आपकी COP26 में, जिसमें कि बात करी गई थी कि कार्बन इंटेंसिटी को कम करना है। ओके, और इलेक्ट्रिक चीज़ों को थोड़ा सा हमें प्रमोट करना है लगभग। तो उन सब कमिटमेंट को पूरा करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं, अच्छा इसमें आपको एक और चीज़ याद रखना है, ईवी से रिलेटेड भी आप इसमें याद रख लीजिएगा कि कम्प्लीटली हमें कार्बन फ्री कर देना है अपना ईवी मार्केट। ओके, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। लगभग आई थिंक 2030 तक की हमने डेडलाइन ली है। फिर हम बात करते हैं एंटी रेडिएशन मिसाइल, जिसका कि नाम है रुद्रम सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बेसिकली इंडियन एयरफोर्स ने अभी टेस्ट किया है। और ये किस काम आती है, देखिए जो भी आपका ऐसे पर्टिकुलर प्लेस में जहाँ पर रेडिएशन फैलने का खतरा हो सकता है, तो उस चीज़ के लिए आपको इसका ध्यान रखना है। फिर आता है इंडिया अज्यूम चेयरमैनशिप ऑफ कोलंबो प्रोसेस। अब ये आपको ध्यान रखना है कि कोलंबो प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, इस प्रोसेस का नाम कोलंबो प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी वो कोलंबो शहर से हुई थी। जैसे आपने वेरियस एग्रीमेंट सुने होंगे, फॉर एग्जांपल ढाका एग्रीमेंट। तो जिस कंट्री में इसकी शुरुआत होती है ना, वहीं के नाम से उस एग्रीमेंट का नाम रख लेते हैं। जैसे आप सुनोगे रामसर साइट, ठीक है, जो कि किस लिए होती है, वेटलैंड्स के लिए होती है। तो कहाँ पर ये एग्रीमेंट कहाँ हुआ था, रामसर में हुआ था, जो कि ईरान में पड़ता है। तो उसी के नाम पर उस पूरे एग्रीमेंट को ले लिया हमने, उस पूरे एग्रीमेंट का नाम ही आपका रामसर पड़ गया। तो इसी तरीके से कोलंबो में जो प्रोसेस शुरू हुई थी, या कोलंबो में जो डिस्कशन शुरू हुआ था, उसको हमने पूरा का पूरा नाम दे दिया कोलंबो प्रोसेस। अब बेसिकली जो कोलंबो प्रोसेस होती है, इनमें कौन कौन से लोग हैं, तो इसमें 12 एशियन कंट्रीज हैं। ओके, जो कि किस चीज़ के लिए है, रीजनल कंसल्टेटिव फोरम है एक तरीके से, जिसमें आपका साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में काम कर रहे माइग्रेंट वर्कर्स के लिए इस तरीके की कंडीशन, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स साउथ और साउथ ईस्ट एशिया से बाहर की कंट्रीज में जाते हैं, तो उनके लिए जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके लिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेज हैं, उसको आपस में शेयर करना। अब इसमें कौन कौन सी कंट्री है, पहली तो अफगानिस्तान, दूसरी बांग्लादेश, कंबोडिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम। अगर आप बात करोगे, अगर हम बात करें इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट की, तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन देखा जाता है वो कहाँ से देखा जाता है, एज अ कंट्री वाइज तो इंडिया से देखा जाता है, और अगर मैं रीजन वाइज बोलूँ तो पूरा का पूरा साउथ एशिया से देखा जाता है। क्लियर, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कंट्रीज भी अपने एंड पे कुछ ना कुछ एफर्ट्स करें। दूसरी चीज़ यहाँ पर, इसके फाउंडिंग स्टेट कौन कौन है, तो बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपीन, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम। ये याद रह गया तो वेल एंड गुड, नहीं याद रहा कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये जो डिसीजन है इसमें, ये कंसेंसस के द्वारा लिया जाता है, और दो डिसीजंस क्या होते हैं, नॉन बाइंडिंग होते हैं। अब देखिए फ़र्क क्या होता है कंसेंसस और मेजॉरिटी। कंसेंसस मतलब जब तक सभी पार्टीज अलाउ नहीं करेगी तब तक वो डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अगर एक भी पार्टी मना कर रही है तो उस डिसीजन को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर, इसका जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर आपका पड़ता है, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन प्रोवाइड टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू कोलंबो प्रोसेस। इनका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपीरियंस, लेसन्स और जो भी बेस्ट प्रैक्टिस हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट इन ओवरसीज कंट्रीज,
उनको आपस में शेयर करना, और जो भी ओवरसीज़ वर्कर के द्वारा मतलब इश्यूज फेस किए जा रहे हैं उन सब के बारे में डिस्कशन करना और आपस में डेटा को शेयर करते हुए चलना। हम बात करते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है। कब से है ये? 1951 से है, और इसमें लगभग लगभग 175 मेंबर स्टेट है। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं सत्यजीत गुप्ता। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये एक माउंटेनियर है और न्यूज़ में क्यों आए हैं। तो देखिए, दो चोटी हैं जो इन्होंने एक ही सीजन में लगातार 2 बार चढ़ी हैं। पहली कौन सी हो गई आपकी? माउंट एवरेस्ट। ओके, तो ये तो वर्ल्ड की क्या हो गई? हाईएस्ट पीक हो गई। और दूसरी कौन सी है इन्होंने? माउंट लोत्से। ओके, ये कौन सी है? 4th हाईएस्ट हो जाएगी आपकी। तो वर्ल्ड की हाईएस्ट एंड 4th हाईएस्ट इन्होंने लगातार मतलब 2 बार चढ़ी है। किसमें? एक ही सिंगल सीजन में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, एक सिंगल सीजन में लगातार 2 बार चढ़े हैं। और मतलब 11 घंटे और 15 मिनट में इन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ हम बात कर लेते हैं हाईएस्ट पीक जो इंडिया में पाई जाती हैं। तो इंडिया के देखिए, माउंट एवरेस्ट ध्यान रखना इंडिया में नहीं पाया जाता। ये कहाँ पाया जाता है? नेपाल में पाया जाता है। अच्छा, नेपाल में इसको किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा नाम से जाना जाता है। फिर आता है इंडिया की पीक। तो सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया में K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। दूसरी आती है कंचनजंगा, ये सिक्किम के आसपास पड़ता है आपका। ओके, फिर आती है नंदा देवी, ये उत्तराखंड में पड़ता है। और फिर आता है केमेट और सल्तोरो कांगरी, ये सियाचिन यानी कि JNK में पड़ता है। और ये क्या है? वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इन दी वर्ल्ड आपको यहाँ पे पाया जाएगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ अगेन माउंटेनियरिंग से आ रही है। जो नेपाली क्लाइंबर है पूर्णिमा श्रेष्ठा, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को 3 बार क्लाइंब किया है। तो वहां पर उन्होंने 2 बार किया है, इन्होंने 3 बार क्लाइंब किया है। किसमें? सिंगल सीजन में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ नाम है, जैसे कि या तो आपसे वो इनकी अचीवमेंट पूछ लेंगे, या तो इनका नाम लिखेंगे और सामने लिख देंगे भैया ये कौन से स्पोर्ट से या कौन सी चीज से रिलेटेड है। ओके, फिर आता है संचार साथी इनिशिएटिव, जो कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के द्वारा। अब ये बेसिकली है किस चीज़ का? ये एक सिटीजन सेंट्रिक वेब पोर्टल है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो उसके बारे में बता सकते हो। इंटरनेशनल कॉल अगर आपको आई है किसी इंडियन नंबर से, आपका फ़ोन चोरी हो गया है, मोबाइल कनेक्शंस वायरलेस इंटर प्रोवाइड, तो इनसे रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है या आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये सब चीज़ें आप कहाँ पर डाल सकते हो? इस पोर्टल में डाल सकते हो। और यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगी? मतलब आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको वहाँ से मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है RBI ने लॉन्च किया है प्रभा पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी। तो ये कुछ बातें जान लेते हैं। उससे पहले RBI के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। देखिए, RBI जो है वो लगभग लगभग कब से आपका है? 1935 में आपका स्टैब्लिश हुआ था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, इसके लिए जो कमेटी थी उसका नाम क्या था? इसके लिए जो कमेटी थी उसका नाम था हिल्टन यंग कमेटी। या तो उसको हिल्टन यंग बोलेंगे या तो उसको बोलेंगे रॉयल कमेटी। दो चीज आप ध्यान रख लेना, हिल्टन यंग कमेटी और रॉयल कमेटी। फिर जब RBI बना था तो उस समय इसके अंदर कम बैंक्स आया करते थे। अब तो देखिए बहुत वाइड स्कोप हो गया है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी RBI की खासियत क्या है? देखिए, इसके पास क्या होता है? लिक्विडिटी को मेंटेन करता है ये। ओके, किस चीज़ को मेंटेन करता है? लिक्विडिटी को मेंटेन करता है। साथ साथ आपका इन्फ्लेशन को टारगेट करता है कि वो एक सर्टेन रेंज में रहे, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको डिसाइड करके देगी। क्लियर? तो प्रभा पोर्टल के बारे में जान लेते हैं। प्रभा पोर्टल जो है एक तरीके का सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वेब बेस्ड पोर्टल है फॉर इंडिविजुअल्स एंड एंटिटीज टू अप्लाई फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल फ्रॉम RBI। तो अगर किसी भी एंटिटी को, किसी इंडिविजुअल को किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के थ्रू या कोई भी आपको क्या चाहिए वहाँ पे
अप्रूवल्स चाहिए फ्रॉम आरबीआई, तो उसके लिए आपका कौन सा पोर्टल बनाया गया है? प्रवाह पोर्टल। ओके, ये क्या होगा, एज अ सिंगल पॉइंट एंटिटी आपको देखने को मिलेगा कि आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको यहीं पर मिल जाएगी। दूसरा आता है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप। ये बेसिकली किस चीज़ के लिए है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के लिए। तो जैसे आप सबको पता होगा कि आरबीआई ने अलाउ कर दिया था, आरबीआई अलाउड रिटेल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टमेंट मतलब यानी कि आप और मेरे जैसे लोग भी अब क्या खरीद सकते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, रिटेल इन्वेस्टमेंट इन जी सेट। ओके, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो आप और मेरे जैसे लोग भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद सकते हैं। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट एक्सेस मिलेगा किससे? रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप से। फिर आता है फिनटेक रिपॉजिटरी। तो कोई भी अगर इंडियन फिनटेक है, फिनटेक फर्म है, उसको फिनटेक के बारे में, फिनटेक में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, किस तरीके से उनको रेगुलेटरी अप्रूवल मिलेगा, इन सब के बारे में अगर कुछ जानना है तो उसके लिए एक पूरा का पूरा डेटाबेस तैयार किया गया है बाय दी आरबीआई। तो वो आपको यहाँ पर फिनटेक रिपॉजिटरी में मिल जाएगा। क्लियर? फिर हम बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी मेजर राधिका सेन। इनको मिला है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखिए, मतलब होता क्या है कि जितने भी हमारी फोर्सेज हैं, चाहे आर्म्ड फोर्सेज हों या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हों, इन सब में से कुछ कुछ पर्सनल्स क्या होते हैं, डेप्यूटेशन में जाते हैं। तो जब वो वहाँ पे डेप्यूटेशन के दौरान वर्क कर रहे होते हैं तो उनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड से अवॉर्डेड किया जाता है। तो ऐसे ही इंडिया आर्मी की एक मेजर है राधिका सेन। और हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि बहुत सारे वुमेन्स को इस तरह के अवार्ड मिले हैं या उनको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही हैं। तो उन सब का आपको नाम याद रखना है। क्लियर? उनकी क्या क्या अचीवमेंट रही है तो वो आपको नाम याद रखना है। फिर आता है आरबीआई टू इंजेक्ट लिक्विडिटी इन इंडियन मार्केट थ्रू वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। अब देखिए होता क्या है वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन। सबसे पहले तो मैं आपको रेपो रेट समझाता हूँ, फिर बात करेंगे वेरिएबल रेपो रेट। ओके, अब देखिए रेपो रेट क्या होता है। मान के चलिए एक बैंक है एसबीआई और इधर पे है आरबीआई। अब आरबीआई को एसबीआई को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो वो आरबीआई के पास जाएगा कि आरबीआई जी आप हमें क्या दे दीजिए? पैसे दे दीजिए। तो आरबीआई कहेगा ठीक है आप पैसे ले लो शॉर्ट टर्म में मेरे से। ओके, और इसके बदले में एसबीआई क्या देगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देगा। ओके, जी सेक दे देगा। जो भी एसबीआई के पास होंगी वो जी सेक्स को आरबीआई को दे देगा। अब ये एग्रीमेंट क्या होता है? जैसे रेपो की अगर आप पूरा इसकी फुल फॉर्म सुनोगे तो वो होता है रीपरचेज। ठीक है, ये कैसा होता है कि रीपरचेज एग्रीमेंट है। क्लियर? तो आरबीआई क्या, वो एसबीआई क्या बोलता है कि भैया हम आपको अपना जी सेक दे रहे हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रही हैं, हम इनको रीपरचेज करेंगे इतने टाइम के बाद और इतने इंटरेस्ट पे हम खरीदेंगे। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ क्या हो रहा है? वेरिएबल रेपो रेट, इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्म रेपो रेट भी बोलते हैं। क्लियर? ये बेसिकली किस काम आता है? लिक्विडिटी को इंजेक्ट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि अगर टेम्पररी बेसिस के लिए आरबीआई को लिक्विडिटी इंजेक्ट करनी पड़ जाए बैंकिंग सेक्टर में तो वहाँ पर आपको वीआरआर के थ्रू डालना पड़ता है। और ये ऑक्शन कराया जाता है, मतलब बैंक्स यहाँ पर आके बिडिंग करेंगे। ओके, और बिडिंग करने के बाद वहाँ पर आपको उस रेट पे फिर वहाँ पे पैसे मिल जाएंगे। ये होगा कब या फिर ये क्यों कराया जाता है? देखिए, ये तब कराए जाते हैं आरबीआई के द्वारा जब जो एवरेज कॉल मनी रेट हो वो किसके ऊपर चला जाए? रेपो रेट के ऊपर। मतलब एक कॉल मनी रेट क्या होता है? देखिए कॉल मनी क्या होता है कि अगर आपको किसी बैंक को पैसे चाहिए, ठीक है, अपनी एनडीटीएल को मेंटेन करने के लिए। एनडीटीएल, अब ये देखिए एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल होता है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ये ध्यान रखना, ये हर फोर्टनाइटली आपको मेंटेन करनी होती है क्योंकि इसी के ऊपर आपका क्या होता है? सीआरआर और एसएलआर डिपेंड होता है। क्लियर? तो ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि आपको 15 दिन में लगभग लगभग उसे मेंटेन करना है। अब मान के चलिए किसी बैंक है, मतलब उसका टाइम पीरियड आ गया कि उसको मेंटेन करके दिखाना है और उस पर पैसे उस दिन कम पड़ रहे हैं तो वो एक दिन के लिए क्या करते हैं? बाकी बैंक से पैसे मंगा लेते हैं। उसी को बोलते हैं कॉल मनी रेट, क्योंकि उस पैसे पे भी क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। अगर मार्केट में जो कॉल मनी का रेट है वो रेपो रेट से ज़्यादा है, यानी कि इंटर बैंक मनी मार्केट का जो रेट है वो रेपो रेट से ज़्यादा है, तो उस समय फिर क्या होगा? लिक्विडिटी उन्हें मिलेगी नहीं, क्योंकि भाई अगर रेपो रेट से भी ज़्यादा पैसे उन्हें देने पड़ रहे हैं तो फिर वो क्यों लेंगे?
तो तब वहाँ पे वीआरआर कराया जाता है, क्योंकि उसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी कम होने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये हो जाए तो वहाँ पर दिखता है सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट क्या होता है, जब जो कॉल मनी रेट होता है, ओके, कॉल मनी रेट इज ग्रेटर देन रेपो रेट। ओके, तो कॉल मनी रेट अगर रेपो रेट से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसी को बोला जाता है आपका क्या, सिस्टम लिक्विडिटी डेफिसिट। इसका जो टेन्योर होता है वो भी क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, लगभग 13 दिन या 14 दिन के लिए होता है। ओके, वीआरआर 14 दिन के ज़्यादा से के लिए नहीं लिया जाता, और इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लगभग रेपो से कम होता है और रिवर्स रेपो से ज़्यादा होता है। अब देखिए, रेपो समझ आया था आपको यहाँ पे, अब बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो की। अब देखिए होगा क्या, मान के चलिए मार्केट में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो उस वजह से इन्फ्लेशन आ सकता है। मतलब अगर अब हर किसी के हमारे जेब में पैसे आ जाएंगे तो कोई चीज़ हमें खरीदनी हो तो आपस में कंपटीशन के चलते हम उसके प्राइस ऊपर मतलब चले ही जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि आरबीआई क्या चाहता है कि लिक्विडिटी मेंटेन रहे, तो वो मार्केट से पैसा निकालता है। अब ऐसे में क्या होगा, मान के चलिए एसबीआई के पास बहुत पैसा है, तो आरबीआई क्या बोलेगा कि भैया मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहा हूँ, अब ठीक है आप इसको अपने पास रखिए और वो पैसा मेरे को भेज दीजिए। क्लियर। अब इससे क्या होगा कि जो मार्केट है वहाँ से पैसा बाहर, तो यानी कि लिक्विडिटी कम, तो जो रेपो रेट होता है, अब ध्यान रखना कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी हो तो रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, और मार्केट में अगर लिक्विडिटी बढ़ानी ही है तो रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो ये आपको कॉम्बिनेशन इसमें थोड़े से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम देखेंगे, अगर कभी मौका मिला तो आपको अच्छे से समझाऊंगा मैं। फिर आता है इसी को रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ये सब क्या होते हैं, हमारे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी होती हैं, जो कि आरबीआई क्या करता है, जिसके थ्रू बैंक्स और आरबीआई के बीच में मनी का जो होता है वो एक्सचेंज होता है थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। मैंने आपको बताया था ना, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स होते हैं ये। क्लियर। ये जो एलएएफ है ये कौन सी कमेटी के द्वारा लाया गया था, नरसिम्हन कमेटी ऑन बैंकिंग रिफॉर्म्स 1998। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस कमेटी का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था डिस्कशन का, दैट इज टू डिस्कस अराउंड दी फैक्टर्स ऑफ लिक्विडिटी इन बैंकिंग सिस्टम। तो किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे लिक्विडिटी को, उन चीज़ों के ऊपर यहाँ पर बात करी गई थी। अगर मैं आपसे बात करूँ आरबीआई के और कौन कौन से टूल्स होते हैं, तो देखिए दो तरह के टूल्स होते हैं। क्वालिटेटिव की मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ क्वांटिटेटिव आज आपको समझा देता हूँ। तो कौन कौन से क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं, तो सबसे पहला तो आप ध्यान रखना एलएएफ, जिसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ आ जाता है। फिर इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्लियर। अब होगा क्या इसमें, मान के चलिए मार्केट में अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है या फिर लिक्विडिटी ज़्यादा है, इसका मतलब मार्केट में पैसा ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट आरबीआई क्या करता है, आरबीआई एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, जीसैक को क्या करेगा, मार्केट में रिलीज करेगा। ठीक है, और वो बोलेगा कि जिसको भी चाहिए वो इसको खरीद सकता है। अब देखिए जो भी इसको खरीदेगा तो वो पैसा किसकी तरफ आ जाएगा, मनी, रुपी किसकी तरफ आ जाएगा, आरबीआई की तरफ। तो यानी कि मार्केट में से, ठीक है, बाजार में से पैसा बाहर आ गया। और अगर कभी आपको देखोगे कि लिक्विडिटी कम है, यहाँ मार्केट में लिक्विडिटी कम है, तो वो क्या करेगा, मार्केट से फिर जीसेक्स को खरीद लेगा। ओके, और फिर वो जो पैसा कहाँ हो जाएगा, वो पैसा मार्केट में आ जाएगा। तो जीसेक किसने खरीदे, अब आरबीआई ने खरीद लिया। तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ जीसेक्स, इसी को बोला जाता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं हम। दीपा कर्माकर, इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे, एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। ये कहाँ पर हुई थी, आपके ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। अच्छा, उज्बेकिस्तान से मेरे को याद आया कि उज्बेकिस्तान के साथ हमारी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, याद आ रहा है आपको, क्या नाम है उसका, उसका नाम है डस्ट लिक।
फिर मैंने आपको एक बताई थी किर्गिस्तान के साथ भी, आई थिंक लास्ट टू वीडियो में ही था, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया था। इस एक्सरसाइज का नाम था खंजर। देखिए एक बार में याद नहीं होती मुझे पता है, इसलिए तो बार बार रिवाइज कराता रहता हूँ आपको, ताकि बस सुनते रहो तो याद हो ही जाएंगी। क्लियर। ये चलते हैं फिर आगे। फिर आता है पायल कपाडिया की फिल्म को मिला है ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड। कहाँ पर? 77th कैनेस फिल्म फेस्टिवल में। और इनकी जो फिल्म है उसका नाम क्या था? ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन फिल्म मेकर बनी है जिनको इतना बड़ा अवार्ड मिला है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये किसकी मूवी है या किसकी फिल्म है? पायल कपाडिया जी की। तो क्या पता आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर ऑफ ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली CAPF और CDS ने बहुत बार पूछे हैं। ओके, तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों को, ये नहीं कि बस सुन लिया और बस दिमाग में आया और निकाल दिया, नहीं, इनको लिख लो अच्छे से। जितनी मेहनत करोगे उतना ही जल्दी आपका सिलेक्शन का चांस इंप्रूव होते जाएगा। फिर आता है कर्नाटका गवर्नमेंट ने क्या करा है? रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स। तो जितनी भी गवर्नमेंट की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स हैं, ठीक है, उन सब के में कितना रिजर्वेशन देने की बात करी गई है? 33% रिजर्वेशन देने की बात करी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। अब देखिए यहाँ होगा क्या, जब आप इस तरह के रिजर्वेशन की बात करते हो तो आप पढ़ोगे 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, नारी शक्ति अमेंडमेंट, ठीक है। ये बेसिकली किस बारे में बात कर रहा है? 33% रिजर्वेशन फॉर वीमेन। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला टॉपिक जो है विमेन इन पॉलिटिक्स, ये वाला इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है CAPF के पेपर 2 के लिए। देखिए क्यों? क्योंकि एक तो ये अमेंडमेंट आया है और इसी से रिलेटेड फिर वुमेन का तो देखो पिछले साल भी आया था। तो अच्छा, इस अमेंडमेंट को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी है? देखो, तो अगर आप बात करो, कुछ छोटे मोटे कारण मैं आपको बता देता हूँ। विमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स आप बात करो तो इंडिया में बहुत कम है। इस बार भी पिछली बार से कम है, यानी कि जो अब की बार आपकी लोकसभा बनी है उसमें भी आई थिंक अराउंड 14% के अराउंड ही आपका क्या है? विमेन MPs हैं। क्लियर? तो ये बहुत कम है आपका। तो इसी चीज़ को बढ़ाने की बात हो रही है, लगभग लगभग 33% ले जाने की बात हो रही है। ओके, तो इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। साथ साथ अगर वुमेन्स होंगी तो ये माना जाता है कि क्राइम फ्री आपका मतलब पॉलिटिक्स हो जाती है, जो क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स है वो कम होगा। क्योंकि अगर आप बात करो ADR की रिपोर्ट, ठीक है, तो लगभग लगभग 44% के ऊपर क्या है? क्रिमिनल चार्जेज है, और उनमें से भी लगभग लगभग 25 से 27% के ऊपर हीनियस क्रिमिनल चार्जेज है। तो ये आपको ध्यान रखते हैं। फिर आता है मिशन ईशान। ये किस चीज़ के लिए है? ये है इंडियन एयरफोर्स का मिशन है, या ऐसे बोल सकते हो आप प्रोजेक्ट ईशान, दोनों ही चीज़ आप बोल सकते हो, मिशन ईशान या प्रोजेक्ट ईशान। ये एयर स्पेस की एफिशिएंसी को बढ़ाने की बात कर रहा है। होता क्या है, अभी तक आप देखोगे तो जो इंडियन एयर स्पेस है उसको 4 रीजन्स में बांटा गया है। ओके, और इस मिशन ईशान के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? उसको एक सिंगल एंटिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा जो इंडियन एयर स्पेस है वो क्या हो जाएगा? अब एक सिंगल एंटिटी हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म ही है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ध्यान रहेगा आपको ईशान की फुल फॉर्म, इंडियन सिंगल हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो 4 कौन कौन से फ्लाइट रीजन है आपके? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। इन सब को कंसोलिडेट करके हम एक ही बना देंगे और क्या बन जाएगा? वो नागपुर। क्लियर? ये आपका क्या करेगा? स्ट्रीमलाइन करेगा और एनहांस करेगा एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट अक्रॉस इंडिया। और इंडिया में जब आप एयर ट्रैफिक की बात करते हैं तो कौन देखता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया देखती है। ओके, और ये कैसी बॉडी है? ये आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अच्छा, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है? जो किसी ना किसी एक्ट से बनी होती है, या तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये कौन से एक्ट से बनी है? AAI एक्ट ऑफ 1995। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब ये इसमें हुआ क्या, इससे पहले 2 अथॉरिटी हुआ करती थी। एक होती थी आपकी नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ
इंडिया, उन दोनों को मर्ज करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बना दिया गया। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर आता है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखते हुए चलना है। फिर हम बात कर लेते हैं डीडी किसान ने इंट्रोड्यूस किया है कृष और भूमि, ये एआई एंकर हैं। देखिए ये बेसिकली जो डीडी किसान है ये कौन से नेटवर्क का पार्ट है? ये आपका दूरदर्शन नेटवर्क है। तो आप समझ सकते हैं ये दूरदर्शन क्या है? गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स होते हैं। तो ये पहला स्टेप लिया गया है किसी गवर्नमेंट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के द्वारा, जिसने कि एआई एंकर्स को डाला है। ऑलरेडी मैं आपको पीछे एआई एंकर्स बहुत सारे बता चुका हूँ, एक बार देख लेते हैं दोबारा रिवाइज करके। सबसे पहले मैंने आपको बताया था एआई टीचर, क्योंकि कहाँ पे देखा था हमने? केरला में देखा था। क्या नाम था उसका? आइरिस। फिर मैंने बताया था आपको एआई एंकर ऑफ इंडिया टुडे, दैट इज सना। ओके, और कुछ बताया था मैंने आपको एआई से रिलेटेड? अगर आपको और कुछ याद आए जो मैंने आपको बताया हो एआई से रिलेटेड, ऐसा कोई मॉडल, कोई नाम, मुझे क्योंकि याद आ रहा है कि मैंने कुछ आपको बताया तो था लास्ट वीडियो में। ओके, अगर आपको याद आए तो प्लीज़ कमेंट कर देना, क्योंकि आजकल एआई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चल रहा है। और हाँ, एआई से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ आपको याद रखनी है, जो ईयू है आपका, ईयू की पार्लियामेंट ने क्या किया है? वर्ल्ड का पहला एआई लॉ लॉन्च किया है, सॉरी एआई लॉ पास किया है। तो आपको ये याद रखना है। ऑल्दो इसको मैं आगे भी डिस्कस करूँगा, इसके क्या मायने हैं और क्यों इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये चीज़, तो वो आपको ध्यान रखनी है। और क्यों ईयू ही ऐसी चीज़ें करता है, सबसे पहले उसको भी डिस्कस करेंगे आज। फिर हम बात कर ले तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को मिला है, पहला एयरपोर्ट बना है पूरे भारत का जिसको मिला है ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ज़ीरो वाटर टू लैंडफिल एक्वालिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड हो गया? सैनिटेशन एंड हाइजीन के। तो ज़ीरो वेस्ट की यहाँ पे बात करी गई है, तो ये ऐसे एयरपोर्ट बना है। जब आप बात करोगे सैनिटेशन और हाइजीन, तो आप बात करोगे स्वच्छता मिशन। ओके, तो स्वच्छता मिशन में आपने देखा होगा कि जो आपकी सिटी है इंदौर, वो लगातार 7 बार से फॉर द 7th टाइम फर्स्ट रैंक पे आई है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। और इस बार तो क्या हुआ है, इंदौर एंड सूरत के बीच में टाई हुआ था, तो यानी कि इंदौर भी फर्स्ट, सूरत भी फर्स्ट। क्लियर? ये दोनों के दोनों क्या है? फर्स्ट आई है किसमें? स्वच्छता मिशन में। जब आप स्वच्छता मिशन की बात करोगे तो इसके दो कंपोनेंट है, अर्बन एंड रूरल। जो रूरल कंपोनेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड जल मंत्रालय देखता है साथ में, जो अर्बन है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर्स देखता है। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखते हुए चलना है। फिर हम बात कर लेंगे जर्मन ऑथर जेनी एपरबेक एंड जो ट्रांसलेटर हैं उनकी किताब के। ओके, माइकल हॉफमैन जी और जेनी एपरबेक, इनको क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। कौन सी बुक के लिए? काइरोस के लिए। ठीक है, तो ये जो काइरोस नामक किताब है इसके लिए इनको क्या मिला है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज़। तो दोनों पूछ सकता है। देखिए जो आपकी ये हैं जेनी एपरबैक, इन्होंने इसे जर्मन में लिखा है और उसी का इंग्लिश ट्रांसलेट किया है किसने? हॉफमैन ने इसको किस में ट्रांसलेट किया है? इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। क्लियर? ये आप अच्छे से याद रख लेना। ओके जी, नेक्स्ट चल लेते हैं। आयरलैंड, नॉर्वे और स्पेन, इन तीनों ने एक साथ रिकॉग्नाइज किया है किसको? पैलेस्तीन को। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या होता है? ये एक लैंडमार्क मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। इससे होगा क्या? देखिए अभी आपने इसराइल वर्सेस पैलेस्तीन, ठीक है, ये मुद्दा तो चल ही रहा है। तो उसी में जब यूरोपियन कंट्रीज कुछ ये क्या करती हैं, आपका पैलेस्तीन को रिकॉग्नाइज करती है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कौन कौन आ जाता है? एक तो इसराइल एंड ईयू, ये दोनों डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आपके आ जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड एक ये भी मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप देखोगे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में इतने सारे इवेंट्स एक के बाद एक हो रहे हैं।
जैसे सबसे पहला इवेंट आप बात करोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर, उस पर ऑलरेडी यूपीएससी बहुत बार पूछ चुका है। फिर उससे अगला क्या हुआ था आपका, ग्लोबल क्रूड ऑयल क्राइसिस आया था। ओके, उसके बाद आया था आपका इसराइल हमास वॉर, और उसके बाद आ गया इसराइल ईरान वॉर। मतलब वॉर तो इसे मैं नहीं बोलूँगा, इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट। ओके, तो ये चल रहा है। आप तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन सब चीज़ों के अराउंड आपको कंटेंट बना लेना है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में जितनी भी चीज़ें हुई हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ इसमें अगर आप बात करो, इंडिया का स्टांस हर किसी चीज़ में पढ़ लेना कि इंडिया का स्टांस क्या है, क्योंकि वो अगर आप कोट करोगे अपने पेपर 2 में तो आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। फिर हम बात कर लेते हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है दुनिया का पहला एआई लॉ। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, पहला एआई लॉ जो कि किसने बनाया है, यूरोप की पार्लियामेंट ने। अच्छा, इससे पहले आपका क्या था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो ईयू ने पहली बार करी थी, एक था आपका हम इसे बोल सकते हैं डिजिटल डेटा लॉ। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज थी उनके अगेंस्ट लॉ लाया गया था कि वो की प्राइवेसी को हनन कर रहे हैं। फिर आपका था एक राइट टू मॉडिफाई दिया गया था, किसके द्वारा, ईयू के द्वारा यूरोपियन सिटीजन्स को, जिसमें कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल में लाइटनिंग पोर्ट आता था, टाइप सी पोर्ट नहीं आता था। तो फिर ईयू ने एक लॉ बनाया कि कंपनीज को क्या करना पड़ेगा, वहाँ के पर्टिकुलर नॉर्म्स के हिसाब से चेंज करनी पड़ेंगी। तो फिर आया आपका यूएसबी सी पोर्ट का पहला आईफोन। तो इस तरह के राइट जो हैं वो किसने दिए हैं, यूरोपियन यूनियन ने दिए हैं सबसे पहली बार। ओके, और यहाँ पे देखिए यूरोपियन यूनियन या यूरोपियन पार्लियामेंट ने अगेन वर्ल्ड का पहला एआई लॉ अप्रूव किया है। इसकी खासियत क्या है देखिए, तो इसमें कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज बनाए गए हैं, मतलब स्ट्रिंजेंट का क्या बोल सकते हैं, प्रोविजंस डाले गए हैं कि अगर एआई का गलत इस्तेमाल हुआ, जैसे एआई का जो गलत इस्तेमाल हो सकता है वो कैसे कैसे हो सकता है। एक आप सुन रहे होंगे डीप फेक, ठीक है, डीप फेक के बारे में आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसी चैनल पे ऑलरेडी डीप फेक के बारे में एक वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको भी जाके एक बार देख सकते हैं। और क्या क्या इसका मिसयूज हो सकते हैं एआई के बारे में। तो देखिए, मैं एआई के बारे में बार बार आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितना आप पे कंटेंट रहेगा ना, मुझे लगता है कि एआई इस बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अराउंड क्वेश्चन बनना लाजमी है। ठीक है, चाहे वो फिर किसी भी सेक्टर में बने, भैया एआई इन एडमिनिस्ट्रेशन, एआई इन हेल्थ केयर। ओके, तो इन सब में से किसी भी फैक्टर पे आपका बन सकता है। एआई इन एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। ठीक है, आजकल आप देख रहे होंगे कई सारे ऐप एआई का यूज़ कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी। बहुत से बच्चे तो चैट जीपीटी का यूज़ कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में, आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, जितने आपको रिसोर्सेज हैं उन सबका यूज़ करो अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडियन बॉक्सर्स ने लगभग लगभग 12 मेडल जीते हैं, कहाँ पे, एलोडा कप में। ठीक है, ये कहाँ पर हुआ है, अस्थाना में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप देख लीजिए, मीनाक्षी जो है 48 केजी कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड जीता है। फिर निकत जरीन, ये ध्यान रखना, ये ओलंपिक्स में भी इनका नाम था। ठीक है, तो 52 केजी वीमेन गोल्ड जीता है इन्होंने। अनामिका सिल्वर, तो 2 गोल्ड जीते हैं, और सिल्वर कितने जीते हैं, 2 सिल्वर जीते हैं। तो अब बाकी 8 इसमें ब्रॉन्ज जीते गए। तो ये आप देख सकते हो, आराम से पॉज करके इसको देख लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर ध्यानचंद अवॉर्डी, सात्विक साईराज रनिकी रेड्डी एंड चिराग सेठी। देख लीजिए, इसमें 2 न्यूज़ आपके एक साथ कवर हो गई। एक तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड इन्हें मिल रखा है, ये आपको ध्यान रखना है। इस अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी, देखिए पहले इस अवार्ड का नाम कुछ और था। पहले इस अवार्ड का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये लगभग लगभग 2006 के शुरुआत में शुरू हुआ था। ओके,
तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, या तो आपसे पूछेंगे मेजर ध्यानचंद अवार्ड किसको मिला, या तो ये पूछ लेंगे ये दोनों कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आपको ध्यान रखना है ये कौन से स्पोर्ट्स से लिखते हैं, बैडमिंटन से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इन्होंने क्या जीता है, थाईलैंड ओपन 2024 में जो आपका थाईलैंड ओपन हुआ है वो जीता है आपका इन दोनों ने। नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। ईरानियन प्रेसिडेंट आपके क्या है, इब्राहिम राइसी, इनकी मृत्यु हो गई है। देखिए क्या हुआ है, ये हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी मृत्यु हुई है। ओके, तो अब वैसे तो ये दुखद घटना है, बट इसमें आपके लिए पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम, किस तरीके से ईरान का पॉलिटिकल सिस्टम काम करता है। देखिए एक तो होता है ईरान का वहाँ पे पार्लियामेंट, दूसरी है वहाँ पे गार्जियन काउंसिल, और तीसरी है वहाँ पर जुडिशरी। ओके, इन तीनों चीज़ों के जो हेड है आपके वो कौन है, सुप्रीम लीडर। ओके, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। अच्छा ध्यान रखना है ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये ऐसा नहीं है शुरुआत से, शुरुआत में यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम अलग हुआ करता था। तो मैं बता देता हूँ आपको क्या क्या हुआ करता था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड में अगर हम बात करें तो कौन यहाँ पर जो रूलिंग में आया था वो था आपका मोहम्मद मुसद्दा नेशनल फ्रंट। ठीक है, तो ये क्या बनी थी, बिकम फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रिक ईरानियन गवर्नमेंट इन 1951। तो 1951 में वहाँ पर क्या बनी थी, पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी थी। और लगभग लगभग सेम टाइम है जब इंडिया में भी आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फर्स्ट इलेक्टेड पार्लियामेंट आई थी। फिर 1953 में आपके जो मुसद्दक थी उसको रिप्लेस कर दिया था इन मिलिट्री को, जो कि बेसिकली किसके द्वारा करवाया गया था, सीआईए के द्वारा। ठीक है, सीआईए मतलब कहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी, ये यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा। और इन्होंने क्या किया था, वहाँ के जो शाह थे, राजा थे, रेजा पहलवी, इनको दोबारा से राजा बना दिया था। और फिर इन्हीं के रूल के अंदर रहा कब तक, 1977 तक। तो 1953 से लेके 1977 तक वहाँ पर किसका रूल रहा, शाह का रूल रहा। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि शाह के रूल में सबसे ज़्यादा जो डोमिनेंस थी वो किसकी थी, यूएसए एंड ब्रिटिश, या फिर आप बोल सकते हैं जो भी यूरोपियन है, इन सब की बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस चला करती थी, जिस वजह से इंटरनल लेवल पे वहाँ पर क्या होने लग गए, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए। और उन्हीं प्रोटेस्ट में आपका एक व्यक्ति राइज किया पावर में और उसका नाम था आयतुल्ला खुमैनी। और यही बने आपके क्या, फर्स्ट सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान आफ्टर इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो लगभग लगभग 1979 में आपका क्या हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में। और उसके बाद आपके फर्स्ट सुप्रीम लीडर कौन बन के आए, आयतुल्ला खुमैनी। उसके बाद आप देखेंगे उनकी डेथ के बाद आपके दूसरे सुप्रीम लीडर जो बने हैं दैट इज अल खमीनी। ठीक है, ये खुमैनी, ये खमीनी। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, अली खमीनी। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट न्यूज जो आ रही है दैट इज वेनेजुएला बिकम फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर। तो अपने सारे ग्लेशियर को लॉस करने वाली पहली कंट्री बनी है क्या, वेनेजुएला। तो देखिए ग्लेशियर लॉस करना मतलब ये क्या, इस न्यूज़ से आपको क्या समझना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ग्लेशियर के बारे में जान लेना है। ग्लेशियर होता क्या है, देखिए एज सच तो कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ कहीं पर अगर लगभग लगभग आइस शीट जो कि मोर देन 50,000 स्क्वायर फीट एरिया में हो और उसकी जो डेप्थ है वो कम से कम 50 मीटर से ऊपर की हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, ग्लेशियर बोल देते हैं। ये कोई ऑफिशियल नहीं है, मैं बता रहा हूँ, एस्टिमेट ये माना गया है। ओके, तो ये हम पढ़ लेते हैं। तो जो लास्ट ग्लेशियर था कहाँ पर, वेनेजुएला में, दैट वाज नेम्ड एज हम्बोल्ट। ओके जी, तो हम्बोल्ट उसका नाम था। और अब वो श्रिंक हो गया है और अब वो ग्लेशियर नहीं रहा है, अब उसे हम सिर्फ आइस फील्ड बोलेंगे। या तो आप उसे आइस फील्ड बोल लो या आप उसे आइस शीट बोल लो, बस ये दो चीज़ आप उसे बोल सकते हो, बट आप उसे ग्लेशियर नहीं बोल सकते। तो ये आपको ध्यान रख, ओके।
तो यहाँ पर अभी वेनेजुला में लगभग लगभग 2011 तक कितने ग्लेशियर हुआ करते थे? 6 ग्लेशियर हुआ करते थे, नहीं सॉरी, हाँ 6 ग्लेशियर हुआ करते थे, 5 लगभग लगभग 2011 तक वैनिश हो गए। और जो लास्ट था ये एंडीज माउंटेन में है आपका, ठीक है। तो आप इतना ध्यान रख लीजिएगा, एंडीज माउंटेन क्या है अभी मैं चलो आगे बता देता हूँ, उसके लिए स्लाइड डाली है मैंने। तो साउथ अमेरिका की जो माउंटेन रेंज है वो है आपकी एंडीज माउंटेन श्रृंखला, तो उसी में आता था। ये जो एंडीज माउंटेन श्रृंखला है ये कहाँ कहाँ है आपकी? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिले, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुला, तो इतनी सारी कंट्रीज से होके गुजरती है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है। अब जिस स्पीड से देखो वेनेजुला में आपके ग्लेशियर गए हैं, अगर इसी स्पीड से चलता रहा तो लगभग लगभग 2/3 ऑफ द टोटल ग्लेशियर्स, पूरी दुनिया के 2/3 ऑफ द टोटल ग्लेशियर ये 2100 तक आपके क्या हो जाएंगे? वैनिश हो जाएंगे, पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएंगे। और ध्यान रखिएगा, एक स्टडी बोली गई है, बताई गई है कि अगर लगभग लगभग सारे ग्लेशियर वैनिश हो गए, अगर सारे के सारे ग्लेशियर क्या हो गए? वैनिश हो गए, तो कितना सी लेवल में राइज आ जाएगा? तो अराउंड 17 मीटर का सी लेवल में राइज आ जाएगा। 17 मीटर का सी लेवल में राइज आना मतलब बहुत से कोस्टल कंट्रीज तो डूब जाएंगे। मतलब इंडिया का भी कोस्ट में जितने भी हमारे कोस्टल स्टेट में, उसमें बहुत अंदर तक पानी आ जाएगा। क्लियर? तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या अलार्मिंग फैक्ट आपको ये याद रख लेना है। फिर द प्रोसेस ऑफ स्नो कंपैक्टिंग इन अ ग्लेशियल फर्न, यानी कि डेंस ग्रेनी आइस, यानी कि जो स्नो पड़ती है और फिर उसका आइस शीट में कन्वर्ट हो जाना, कॉम्पैक्ट हो के, इसे बोलते हैं फर्निफिकेशन। क्या बोलते हैं इसे? फर्निफिकेशन। तो ये देख लीजिए मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड। तो नॉर्थ अमेरिका की देख लीजिए रॉकीज है, फिर यहाँ पर अपलाइंशियन है, सियरा नेवाडा है, सियरा मैद्रे है। ओके, तो ये 4 हैं आपकी। अपलाइंशियन यूपीएससी एक बार पूछ चुका है, मतलब उसने क्या करा था, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन डाला था, उसमें अपलाइंशियन डाला था, एटलस डाला था। ओके, तो ये सब डाल चुका है ऑलरेडी, तो इसलिए बता रहा हूँ। फिर साउथ अमेरिका की बात करूँ मैं तो एंडीज़ है, और एंडीज़ ही क्या है आपकी? वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज अगर आप बात करें तो दैट वाज योर एंडीज। फिर आप बात कर लेते हो एटलस की। एटलस कहाँ है आपका? अफ्रीका में है, और नदर्न अफ्रीका में पड़ रहा है। फिर ड्रेकेंसबर्ग आपका साउथ अफ्रीका में पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ओके, एक सेकेंड। फिर यहाँ आप देखोगे इधर पे आपके आते हैं वेस्टर्न घाट, और इधर पे आप आते हैं ईस्टर्न घाट, सॉरी। फिर यहाँ पे हिमालयाज है। ओके, फिर ये अटलाई माउंटेन, ये लगभग लगभग कहाँ पड़ता है आपका? मंगोलिया साइड। और ये इधर पे ही आपका एक डेजर्ट पड़ता है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। ठीक है, ये कैसा डेजर्ट है? कोल्ड डेजर्ट है। अच्छा, एक कोल्ड डेजर्ट आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा। अगर आप में से किसी को उसका नाम याद है तो जरा को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना है। यहाँ पे क्या है आपका? एक कोल्ड डेजर्ट है, तो उसका नाम आपको यहाँ पे अच्छे से लिख के बता, मतलब आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में। फिर देखो यूरोप में आपके यूराल माउंटेन हो गया, कॉकेशस माउंटेन हो गया, टॉरस, जाग्रोस, ठीक है, एल्प्स माउंटेन हो गया, और अपेनिन्स। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो यूरोपियन पार्ट में छोटे 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 माउंटेन श्रृंखला है ना, देखो बड़ी बड़ी तो सबको याद रहती है, ये जो छोटी छोटी है ये किसी को याद नहीं रहती। ये आपको ध्यान रख लेना, जैसे कॉकस किधर पे है, टॉरस किधर पे है, जैग्रोस किधर पे है, एपेनीज किधर पे है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, तो उसमें अच्छे से जो भी मैंने मार्किंग करी है ये भी मिलेंगी, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको 2-3 बार बता चुका हूँ, ये जो ईस्टर्न घाट है और ये वेस्टर्न घाट है कौन से हिल्स पे मिलते हैं ये? अगर ये याद नहीं है तो याद कर लो, ये मिलते हैं आपके नीलगिरी हिल्स पे। और जब आप नीलगिरी पढ़ोगे तो मैंने बताया था आपको लास्ट वीडियो में नीलगिरी ताहर के बारे में, इसका IUCN स्टेटस क्या है जरा बताओ आप लोग। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया को मिला है इग्ला एस, IGLA
एस एयर डिफेंस सिस्टम। ये बेसिकली क्या है, एक तरीके का एक मैन पैड है। ओके, मैन ऑपरेबल एक तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि कहाँ का है, जो कि आपका है रशिया का, और ये इंडिया को मिला है। तो ये इसकी खासियत है। देखिए ये क्या है, एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। और अभी आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, एक मैन पैड है। मैन पैड मतलब ये एक पोर्टेबल डिवाइस है एयर डिफेंस सिस्टम का, जो कि इंसान अपने कंधे पर रखे और एक इंसान भी इसको क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। फायरिंग रेंज 500 से 6000 मीटर तक, और एल्टीट्यूड इसका ये है नो मोर देन 12 सेकेंड, मोबाइल टू कॉम्बैट पोजीशन में, टारगेट स्पीड ये है, और कैचअप प्रोसेस ये है। क्या क्या है इसमें, ट्रैकिंग है, पैसिव है, थर्मल है, बाइस्पेक्ट्रल है। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का मंगलयान 2। ओके, अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा, मतलब अभी तो इसे लॉन्च नहीं करा जा रहा है, बट अगर ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो इंडिया बनेगा थर्ड कंट्री टू लैंड ऑन दी मार्स। अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आ जाता है कि मार्स ही क्यों? भैया ये सारी कंट्रीज मार्स के पीछे ही रेस क्यों लगा रही हैं? तो उसके बारे में मैंने आपको बताया। देखिए मार्स ही एक ऐसा प्लेनेट है जो कि इंडिया, जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, और अगर पूरे यूनिवर्स में कहीं और ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है तो वो सिर्फ मार्स में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, मार्स से रिलेटेड जो मिशन इंडिया ने करा था, दैट वाज योर MOM, यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन। कब किया था? 2013 में। इसके ऊपर एक मूवी बनी थी मंगलयान, जिसमें अक्षय कुमार जी थे। ओके, और खासियत क्या थी कि पहले ही अटेम्प्ट में हम पहुंच गए थे, और ये दुनिया में किसी ने नहीं किया था उस समय तक। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि कंट्रीज तो बहुत सारी गई हैं वहाँ पे, 4-5 कंट्रीज पहुंच चुकी हैं अभी तक, पर लैंड सिर्फ 2 ने किया है। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। तो चला, अगर आप लोगों को पता लगे किस किस ने लैंड किया है तो उन 2 कंट्रीज का नाम बता दो। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगलयान के 2.0 के क्या क्या खासियत हैं। तो पहला है रोवर एंड हेलीकॉप्टर कॉम्बिनेशन होगा इसमें, हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल होगा, स्काई क्रेन सिस्टम होगा, मार्स हेलीकॉप्टर होगा, रिले कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगी। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपका किस चीज़ के लिए होगा, आपका मंगलयान मिशन का पार्ट होगा। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है कि आपका जो, सॉरी हाँ मंगलयान था ना, फिर आपका चंद्रयान 2.0 और 3.0, ये दोनों याद रखना। चंद्रयान 2.0 और 3.0 में क्या क्या था? एक तो विक्रम था, दूसरा प्रज्ञान था, ओके, और एक क्या था, शिव शक्ति पॉइंट। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखते हुए चलना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं माउंट ईबू। ये क्या है, एक वॉल्केनिक माउंटेन है। कहाँ का? इंडोनेशिया का, जो इरप्ट हुआ है। इंडोनेशिया के बारे में आप देख सकते हैं, इसके आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं। देखिए मलेशिया है, ब्रुनई है, फिर यहाँ पर आपको ईस्ट तिमूर दिखेगा, पपुआ न्यू गिनिया दिखेगा, मलेशिया आपको बता दिया मैंने, फिलीपींस, वियतनाम। ओके, तो आसपास ही आपको देखने को मिलेंगे ये सब। इसकी कैपिटल क्या है? जकार्ता। अच्छा, ये पुरानी कैपिटल है, ध्यान रखना, मतलब ये मैप पुराना होगा तो इसमें अभी तक जकार्ता है। इसकी जो कैपिटल है वो चेंज भी हो गई है। क्या बनी है इसकी नई कैपिटल? इसकी नई कैपिटल का नाम है नुसांत्रा। क्यों चेंज करी गई है? क्योंकि जो जकार्ता है उसको टाइटल मिला है वर्ल्ड फास्टेस्ट शिंकिंग कैपिटल। तो ये बहुत जल्दी से शिंक कर रही है, क्या समुद्र में चली जाएगी बहुत ही जल्दी जल्दी। ओके, तो इसलिए फिर इसको चेंज करा गया है, और अब कहाँ चले गए हैं? नुसांत्रा में चले गए हैं। देख सकते हैं आपकी मैंने डिफरेंट डिफरेंट माउंटेन या वॉल्केनिक माउंटेन के नाम लिखे हैं। जैसे कि हवाई में कौन सा है? माउंट लोआ है, कैनरी आइलैंड में तेडे है, ओजस दे सलाडो, ये कहाँ है? अर्जेंटीना का है, और हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो पूरे अर्थ का। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है? ओजस दे सलाडो। फिर आता है आपका सेकंड हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो, ओके, कोटापैक्सी, सेकंड हाईएस्ट इन इक्वाडोर, और चिम्बाराजो फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम द अर्थ सेंटर। अच्छा, इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना, फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर, मतलब अगर अर्थ के सेंटर से नापोगे तो चिम्बाराजो सबसे दूर बैठेगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? इक्वाडोर के आसपास बैठता है, मतलब इक्वेटर के आसपास ये पड़ता है। फिर हम बात कर लेते हैं किलिमंजारो।
हाईएस्ट वॉल्केनो आउटसाइड साउथ अफ्रीका, द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका, तो अफ्रीका की हाईएस्ट पीक ये है। फिर माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक इन रशिया या यूरेशिया का हाईएस्ट पीक है। फिर और क्या है यहाँ पे, और इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हाँ, इंडिया में कोई वॉल्केनिक माउंटेन है कि नहीं है, सोचो ज़रा। इंडिया में है एक वॉल्केनिक, बैरन आइलैंड। कहाँ पड़ता है ये, अंडमान एंड निकोबार। और जब अंडमान एंड निकोबार हमें याद आया तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ की एक ट्राइब थी जिसने सबसे पहली बार वो वोट कास्ट किया था, तो फर्स्ट टाइम। ओके, तो वो कौन सी ट्राइब थी, तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जी। फिर हम बात कर रहे हैं शिकुला टनल, ये बनाई जा रही है बाय द BRO, ताकि कनेक्ट कर सकते हैं हम किसको, लद्दाख एंड लाहौल वैली से। देखिए होता क्या है, मेजर कनेक्टिविटी माउंटेन एरिया में आपको अगर कनेक्टिविटी बनानी है तो आपको टनल्स बनानी पड़ती हैं। जैसे एक बनाई थी BRO ने ही, जिसका नाम है अटल टनल। ये कहाँ पर था, रोहतांग पास के ये रोहतांग पास है ना, वहाँ पर बनाई गई थी। तो इस तरीके से टनल बनाई जाती है ताकि कनेक्टिविटी को बहुत स्पीड अप किया जा सके। ओके, तो ये किन दो जगहों को कनेक्ट कर रहा है, ये लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है लाहौल वैली से, हिमाचल प्रदेश की, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक चीज़ आप ध्यान रख लेना कि वर्ल्ड की जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है वो भी कहाँ है, वो इंडिया में ही है। और कहाँ पर है, उमिंगला पास के पास है। ये चिंसूल, ये क्या था, चिस्मूल और देमचौक विलेज इन लद्दाख, इन दो को कनेक्ट करता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरियस पासेस, मैं यहाँ दिखा देता हूँ एक एक करके नाम आप देख सकते हैं। जैसे इसमें से क्या क्या है, मुलिंगला है, माणा पास है, नीति पास है, लिपुलेक पास है, नाकुला, नाथुला, जलेपला, बुमडिला। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, जोजिला और शिपकीला। ये सब जो इंपॉर्टेंट पास है ये आपको याद रख लेने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रस्किन बॉन्ड, इनको मिला है साहित्य अकेडमी फेलोशिप। देखिए खासियत क्या है इस साहित्य अकेडमी फेलोशिप की, ये इंडिया में जो लिटरेरी वर्क्स है उनसे रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे हाईएस्ट अवार्ड है जो किसी इंडियन राइटर को मिल सकता है। तो ये किसको मिला है, रशियन बॉन्ड को मिला है। फिर हम बात करते हैं भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। हुआ क्या था, आगरा में ना आपका इंडियन एयरफोर्स, एक सेकेंड, आगरा में इंडियन एयरफोर्स ने टेस्ट कंडक्ट किया था कि इसको, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में क्या इसको ट्रांसलोकेट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इसी तरीके के होते हैं, टेंट टाइप होते हैं ये। ओके, तो इनको ट्रांसलोकेट किया जाता है। इसमें क्या होता है, सारी इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के इक्विपमेंट होते हैं। ओके, तो इमरजेंसी में जो भी मेडिकल इक्विपमेंट आपको ज़रूरत होते हैं वो सारे इसके अंदर होंगे। और ये एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि पोर्टेबल हॉस्पिटल लेके चल रहे हैं। और ये बेसिकली बनाया किसके लिए गया है, इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है। तो BHISHM, इसके बारे में कभी भी आएगा तो हॉस्पिटल आपको इसको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडियन फुटबॉल लेजेंड सुनील छेत्री रिटायर हुए हैं। ओके, देखिए ये जो हैं ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो इनसे रिलेटेड है दैट इज इन्होंने 94 गोल्स किए हैं, लगभग 150 इंटरनेशनल अपीयरेंस। और ये क्या है, थर्ड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर है। तो इंडिया के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आई थिंक क्योंकि ये न्यूज़ में आए हैं, रिटायरमेंट हुआ है, तो शायद इनके अराउंड क्वेश्चन बन जाए, या ओवरऑल जो फुटबॉल है उसके अराउंड ही क्वेश्चन बन जाए। जैसे कि भैया कोई ट्रॉफी उन्होंने लिख दिया कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये थर्ड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर है आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लियोनेल मेसी। नेक्स्ट न्यूज इज चाइना ने ओवरटेक करा है यूएस को एज ए इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो अगर मैं बात करूं 2021-22, ओके, और 2022-23 में इन दोनों साल आपका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है यूएस। और 2023-24 में उसको ओवरटेक करके अब कौन आ गया है, चाइना।
क्लियर। तो ट्रेडिंग पार्टनर का मतलब जिससे हमारा सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है, चाहे वो फिर हम इंपोर्ट करें और चाहे फिर वो हम एक्सपोर्ट करें। क्लियर। अच्छा, ध्यान रखना है यहाँ पे जब भी आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करोगे तो इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का, क्या? डीवैल्यूएशन एंड डेप्रिशिएशन। तो जैसे कुछ मैं सिचुएशन बनाता हूँ कि अगर कोई कंट्री डीवैल्यूएशन करती है अपनी करेंसी की तो क्या उसके एक्सपोर्ट अच्छे हो जाएंगे? ओके, यानी कि उसके एक्सपोर्टर को फायदा है। तो दो तीन स्टेटमेंट लिख के दे रहा हूँ, आपको बस इसको सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज if a country devalued its currency, it will help its exporter। और दूसरी है if a country devalue its currency, it will help its importer। और आपके ऑप्शन हो जाएंगे वही ए, वन ओनली, टू ओनली, बोथ, नन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप कर पाओ तो वेल एंड गुड, ठीक है, नहीं कर पाओ तो कोई बात नहीं। अगर मुझे याद रह गया तो मैं इस सवाल का जवाब अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा, और अगर मैं भूल गया तो फिर मैं आपको या तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके दे दूंगा, ठीक है। चलिए, तो चाइना एमर्ज किया एज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2023 एंड 24। इसने सरपास किया है किसको? यूएस को। तो यूएस जो था हमारा 2021, 22, 22, 23 में हमारा टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था। इंडिया के टोटल ट्रेड डेफिसिट जो कि लास्ट फिजिकल में रहा है वो भी कम हुआ है, लगभग लगभग कितना है हमारा अभी 238.3 बिलियन। इससे पहले हमारा कितना हुआ था? 264.9 बिलियन, थोड़ा कम आए हम। अभी ध्यान रख लेते हैं कि ट्रेड डेफिसिट हमारा किस किस के साथ चल रहा है। तो चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है, रशिया, साउथ कोरिया एंड हांगकांग के साथ हमारा क्या है? ट्रेड डेफिसिट है। ओके, वेयर है जो हमारा ट्रेड गैप है यूएई, सऊदी, रशिया, इंडोनेशिया, इराक, इनके साथ हमारा नैरो हुआ है। और इंडिया ट्रेड सरप्लस कौन कौन सी कंट्री के साथ है? तो यूके, यूएस, बेल्जियम, इटली, फ्रांस एंड बांग्लादेश, इन सब के साथ क्या है? हम ट्रेड सरप्लस में है। और लगभग लगभग कुछ हमारे जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी है। तो जैसे सिंगापुर हो गया, यूएई हो गया, कोरिया और इंडोनेशिया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर ट्रेड डेफिसिट का मतलब क्या होता है? देखिए, दो कंपोनेंट मैंने आपको बताया, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो ट्रेड डेफिसिट कब होगा? जब हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होगा और एक्सपोर्ट कम होगा, यानी कि पैसा बाहर ज़्यादा जाएगा और इन रिस्पेक्ट ऑफ अंदर आने से। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है ये हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट का ही पार्ट होता है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? जब टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, टोटल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो एक कंट्री क्या करती है? इंपोर्ट करती है, वो ज़्यादा हो जाए जितना वो एक्सपोर्ट कर रही है, यानी कि जो बैलेंस है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का ये बिगड़ जाए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो सिर्फ बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है उसे हम ट्रेड बैलेंस भी, और ये ट्रेड बैलेंस करंट अकाउंट बैलेंस का पार्ट होता है। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी मास्टरपीसेस जो रहे हैं, जैसे रामचरितमानस, पंचतंत्र और शार्दूललोचना। इनको क्या मिला है? इनको मिला है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक में जगह मिली है इनको। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में, तो आपसे पूछ लेंगे, चार ऑप्शन देंगे, बताएंगे इनमें से किसको जगह नहीं मिली है। तो क्या पता उसमें रामचरितमानस, पंचतंत्र, शार्दूललोचना के साथ साथ महाभारत भी लिख दे और आप भावनाओं में बह जाएं कि जी भैया अब रामचरितमानस है तो महाभारत क्यों छूटेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट ऐसे इन चीज़ों को ना थोड़ा सा याद करके चलना है मैं विषय। चलिए अगला चलते हैं। दुबई ने स्टार्ट किया है देना क्या? गेमिंग वीज़ा।
देखो दुबई क्या है, पूरे वर्ल्ड का गेमिंग हब बनता जा रहा है, तो यानी कि जितने भी मेजर ई स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं वो ज़्यादातर दुबई में होते हैं, तो उसके लिए बहुत से कंट्रीज से लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। ओके, तो उसी के लिए वो क्या देना स्टार्ट कर रहा है अब, गेमिंग वीज़ा का इशुएंस स्टार्ट करना है। दुबई से ही रिलेटेड एक और होता है आपका, दैट इज़ योर गोल्डन वीज़ा। ये मैंने आपको बताया था कि किस किस को मिला हुआ है इंडिया में, जी संजय दत्त को मिला हुआ है, और अभी हाल फिलहाल में किसको मिला था, आनंद कुमार जी को मिला था। ये आनंद कुमार वही सुपर 30 वाले अक्षय वो ऋतिक रोशन। ठीक है, चलिए फिर अगला पढ़ते हैं। इंडिया को मिला है ऑपरेशनल राइट्स एज अ पार्ट ऑफ 10 ईयर डील, यानी कि जो चाबहार पोर्ट था उसका ऑपरेशन राइट मिल गया है इंडिया को, और ये कितने साल की डील हुई है, 10 ईयर की डील हुई है। तो चाबहार पोर्ट, ओके, ये कौन से प्रोविंस में पड़ता है, सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस में पड़ता है। ये गल्फ ऑफ ओमान में पाया जा रहा है आपका। और चाबहार पोर्ट में मेनली दो पोर्ट हैं, शाहिदी कलंतरी पोर्ट और शाहिदी बेसिस्ती पोर्ट। इंडिया को कौन सा पोर्ट मिला है, शाहिदी बेसिस्ती पोर्ट, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस क्या होगी, देखिए इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान ने क्या साइन किया था, एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांजिट कॉरिडोर, जिसे बोला गया है चाबहार एग्रीमेंट, यानी कि चाबहार से कनेक्ट करके। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका इस तरीके से चाबहार पड़ता है। क्लियर, ये अब सॉरी, और यहाँ पे आपका पड़ता है अफगानिस्तान, ये पड़ता है ईरान, और ये पड़ता है पाकिस्तान। क्लियर, ठीक है, तो मैं थोड़ा समय पे हल्का हल्का ऐसे ही बना रहा हूँ। तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, ये हमारा क्या है, JNPT जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल। यहाँ से आपका जाएंगे हम किधर, इधर पे, और ये यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान पड़ता है आपका। यहाँ से कनेक्ट हो गए, और फिर ये अफगानिस्तान में अगर हम कोई चीज़ पहुँचाना चाहते हैं तो वो चाबहार एग्रीमेंट के थ्रू पहुँचा सकते हैं। फिर यही चाबहार एग्रीमेंट से एक और शुरू होता है, अशबगात एग्रीमेंट, तो वो भी आपको याद रखना है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी आपको याद रखना है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है जब चाबहार की बात आएगी। और ये बेसिकली किस लिए है, कनेक्टिविटी। देखिए ग्लोबलाइज्ड वर्ड है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज़ कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट कंट्री। तो अगर डिफरेंट कंट्रीज में कनेक्टिविटी बनी हुई है तो ही उनका इंटरनेशनल प्रेजेंस आप देख पाएंगे। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर कैसे इंटरनेशनल प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट न्यूज़ इज जोर्गे मार्टिन, ये जीते हैं आपका क्या, फ्रेंच मोटो GP 2024। ओके, बस इतना इसमें याद रखना है कि अगर कभी आ गया तो आपसे पूछ लेंगे। फिर मैं आपको बताया ही था कि F1 फार्मूला रेस में ज़्यादातर आजकल जीतने आपके कौन, मैक्स वर्पटन, और एक और व्यक्ति का जो आपको नाम याद रखना है जिसने सबसे ज़्यादा जीता है, दैट इज, वेट लुइस हैमिल्टन। ओके, और जो मैक्स हैं वो कौन सी कंपनी से रेस करते हैं, रेड बुल से रेस करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जापान ने जीता है अपना पहला टाइटल सुल्तान अजलान शाह कप का। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, जो सुल्तान अजलान शाह कप है ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ये भैया जी हॉकी से रिलेटेड है। ओके, और इन्होंने किसको हराया, पाकिस्तान को हराया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जापान को अपना पहला टाइटल मिला है किसका, सुल्तान अजलान शाह कप का, 30वां एडिशन था ये इसका, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट इज रिचर्ड स्लेमैन, ये पहले व्यक्ति थे जिनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किडनी ट्रांसप्लांट करी गई थी। तो जब ये हुआ था, ये उस टाइम का वन ऑफ दी मेडिकल या मेडिसिन मार्वल आप समझ सकते हैं कि किसी इंसान के अंदर किसी और ऑर्गेनिज्म से निकाली गई किडनी को डाला गया है। तो एक तरीके से मेडिसिनल मार्वल ही हुआ ये। हालांकि इनकी 2 महीने बाद डेथ हो गई थी, ऑल दो इसका लिंक डायरेक्टली इस ट्रांसप्लांट से नहीं था। तो यहाँ आपको समझना है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गन्स की भी हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आगे चल के डेवलपमेंट देख सकते हैं। तो जब आप GM की बात करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि
जीएम क्रॉप्स इंडिया में कौन कौन सी है? कॉटन है, मस्टर्ड है एंड ब्रिंजल है। और ये जो जीएम क्रॉप्स है इनके लिए जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में, जीएक, ठीक है, जेनेटिकल अप्रेजिंग कमेटी, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है और वही देखती है कि भैया क्या है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके आप लाए हो ये सही भी है, मतलब बेनिफिशियल फॉर कंजप्शन है कि नहीं है। तो जीएक का अप्रूवल अभी तक सिर्फ किसको मिला है? कॉटन को मिला है। मस्टर्ड और ब्रिंजल को अभी तक उसका अप्रूवल नहीं मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड और कोई न्यूज़ नहीं, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं था। फिर हम बात कर लेते हैं दृष्टि 10 स्टार लाइनर ड्रोन। ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी बताया था। बेसिकली ये इसकी खासियत क्या है, ये कैसा है, यूएवी है, अनमैन्ड एयर व्हीकल है। और इसको कहाँ पे अभी हमने प्लेस किया है? पाकिस्तान बॉर्डर पे इसको प्लेस किया है हमने। ये किस किस चीज़ के काम आता है? सर्विलांस के काम आता है, ओके, सर्वे के काम आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके काम आता है। आपको ध्यान ये रखना है कि ये क्या है, एक वेरिएंट है एल्बिट सिस्टम का, जो कि हर्मीज 900 स्टार लाइनर है ना, और 900 स्टार लाइनर है। ये बनाया किसने? ये हर्मीज 900 ये बनाया है इजराइल एयरोस्पेस ने। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो यानी कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? ये इजराइल से इंस्पायर्ड है आपका। हालांकि इंडिजीनियस है, तो हमने वहाँ से क्या लिया है, टेक्नोलॉजी लिया, फिर उसको यहाँ पर दृष्टि 10 के नाम से हमने उसको बनाया है। तो दृष्टि 10, ओके जी। इंडिया ने डेवलप किया है सेमी क्रायोजेनिक इंजन यूजिंग लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो देख सकते हैं आप। सेमी क्रायोजेनिक इंजन, इसमें जो स्टार्ट फ्यूल है वो क्या है आपका? ट्राई इथाइले एल्यूमिनेट और ट्राई इथाइले बोरॉन। और ये क्यों खास हो जाता है? क्योंकि फर्स्ट टाइम, द वेरी फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम यूजिंग दिस फ्यूल कॉम्बिनेशन। तो इसरो पहली बार इस फ्यूल कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा है, बहुत सबसे ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो क्रायोजेनिक इंजन है इसकी पूरी रेस कब से शुरू हो गई थी? 1982 से शुरू हो गई थी, जब फर्स्ट टीम टू मेक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। और इसके ऊपर आपको एक मूवी भी आपको याद होगी, नाम्बी के, मेरे को उनका पूरा नाम नहीं याद आ रहा। एक बहुत बढ़िया मूवी बनाई गई है, क्या नाम था वो एक्टर का? वो एक्टर उसमें भी था यार, 3 इडियट्स की मूवी में। साउथ इंडिया का ही कोई एक्टर, पता नहीं कैसे नाम याद नहीं आ रहा, बट आप देख लेना। उन साइंटिस्ट का नाम था नाम्बी। तो वो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। कहाँ पर जाके बनाया था इन्होंने? फ्रांस में जाके बनाया था सबसे पहले, ओके। फ्रांस में जाके वो इस तरह की चीज़ें डेवलप करे थे। फिर इसका जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से ली थी? रशिया से ली थी, और फिर उसको इम्पोर्ट करा था इंडिया में। तो अर्ली एक्सपेरिमेंट था, फिर रशियन एग्रीमेंट हुआ, रशिया ने फिर बैकआउट किया। फिर इंडिया का क्रायोजेनिक इंजन प्रोग्राम फॉर्मलाइज्ड हुआ। पहला इंजन टेस्ट फेलियर था, फिर ये 2003 में सक्सेसफुल टेस्ट हुआ। फिर फर्स्ट इंटीग्रेशन विद रॉकेट हुआ, फिर फर्स्ट फ्लाइट हुई 2014 में, फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट भी हो गई। तो इंडिया बना था, आई थिंक छठा कंट्री बना था जिसने क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था खुद से। तो यूएसए ने 1963 में बनाया, जापान ने 77, फ्रांस ने 79, चाइना 84, रशिया 87 और इंडिया 2014, ओके। ये आपको ध्यान रखना है। फिर उत्तराखंड से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहला तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है पिरुल लाओ पैसे पाओ। देखिए होता क्या है, जितने भी आपके हिली स्टेट्स होते हैं ना, और मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको पेपर 2 में इस कंटेंट से आपको फ़ायदा मिल सकता है। हिली स्टेट में आपने देखा होगा फॉरेस्ट फायर, और इस बार भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर ना बहुत ज़्यादा होती है। अभी इसके 2-3 मतलब अगर मैं कारणों की बात करूँ तो ये होता है कि जैसे पतझड़ के मौसम में या पहाड़ों में बेसिकली ये होता है कि जो पत्ते होते हैं वो टूट के ऐसे रास्तों में इकट्ठे हो जाते हैं, और आते जाते अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पे कोई भी मतलब चिंगारी वगैरह कुछ भी उसमें लग जाए, या बिकॉज ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ हीट ही वहाँ पे चिंगारी लग जाए, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पत्ते होते हैं तो उससे फॉरेस्ट फायर और ज़्यादा बढ़ती है।
ओके, तो यहाँ पर इनिशिएटिव क्या लाया गया है कि आप इन पत्तों को इकट्ठा कीजिए और इनको गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के पास जमा कराइए, और उस हिसाब से आपको क्या करा जाएगा, इंसेंटिवाइज किया जाएगा। क्लियर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर फॉरेस्ट फायर के बारे में आता है तो एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ जो किसने लॉन्च की है, इंडियन एयरफोर्स ने क्या लॉन्च किया है, बॉम्बी बकेट। क्लियर, क्या लॉन्च किया है वहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने, बॉम्बी बकेट। ये भी अगेन किस चीज़ से रिलेटेड है, फॉरेस्ट फायर से रिलेटेड है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उत्तराखंड स्टेट जो कि न्यूज़ में था, किस चीज़ के रिगार्डिंग, फॉरेस्ट फायर के रिगार्डिंग उन्होंने दो चीज़ लाया, पिरुल पाओ पैसे, पिरुल लाओ पैसे पाओ, और दूसरा बॉम्बी बकेट जो कि किसने लॉन्च किया है, इंडियन एयरफोर्स ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया बना है थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसिंग कंट्री। ओके, तो क्या है थर्ड लार्जेस्ट, किसको हमने सरपास किया है, जापान को। तो यानी कि जापान था थर्ड पे, उसको हमने सरपास कर दिया है। फिर इसमें देख लीजिए, यहाँ पे हमने लगभग लगभग 113 बिलियन यूनिट हमने यहाँ पर बना ली है। ओके, और यहाँ पर मेन जो 4 कंट्रीज़ हैं कौन कौन सी आपकी, यूएस हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इंडिया हो गया। इंडिया रैंक करता है 5th ग्लोबली इन इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। तो पावर कैपेसिटी में तो हम 5th हैं, जनरेशन में शायद हम 3rd चले गए हैं, तो वो हम देख सकते हैं। ग्लोबल सोलर जनरेशन 2023 में 6 टाइम लार्जर हो गई है देन 2015, और इंडिया की कितने से बढ़ी है, 17 गुना इंडिया ने इसमें प्रोडक्शन में जंप मारा है। तो अगर आप बात करोगे तो ये जो सोलर सेक्टर है वो क्या है, इंडिया का एक तरीके से आप बोल सकते हो इंडिया का फोर्टे, जिसमें इंडिया ने बहुत ज़्यादा लैंडमार्क डेवलपमेंट किया है। ठीक है, 17 टाइम जैसे हमने इसमें ग्रोथ करी है, कब से, 2015 से लेके 2023 के बीच में, तो 5 और 3 8 पिछले 8 सालों में। क्लियर, और हमारा जो शेयर था पहले तो 0.5% सोलर जनरेशन से आता था, इलेक्ट्रिसिटी का 5.8% आता है। और ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जो पंचामृत कमिटमेंट है, कहाँ पर करी गई थी, COP26। कहाँ हुई थी COP26, इजिप्ट में। फिर अब COP27 हुई है, ये कहाँ हुई है, दुबई में हुई है। ओके, solar power constitute 18% of the total installed electricity capacity, but only 6.6% of पावर प्रोड्यूस होती है यहाँ पे। सॉरी सॉरी, रिन्यूएबल एनर्जी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है, एक तो आपकी सोलर पावर आ जाती है, सेकंड इज योर विंड पावर आ जाती है। ये दोनों के दोनों मिला के आपका 30% बनते हैं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इन 2023। और चाइना क्या है इस चीज़ में मेन कंट्रीब्यूटर है। देखिए खासियत क्या है, यहाँ पे जो सोलर पैनल्स होते हैं ना, इसमें एकमात्र आप समझ लीजिए चाइना है जिसका डोमिनेंस चल रहा है। इंडिया में हालांकि बहुत सारी PLI स्कीम्स लॉन्च करी गई है जिससे कि हम क्या कर सके, सोलर जो भी मतलब सोलर पावर के लिए जो भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसकी प्रोडक्शन कर सकें। बट अभी के हिसाब से जो चाइना है वो मार्केट में डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है रिगार्डिंग दी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी एंड एज वेल ऑल्सो ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं पी नोट्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में, वो लगभग लगभग अपने पिछले 6 सालों में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी आई है पी नोट्स के थ्रू। ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब समझ लीजिए यहाँ पे पी नोट क्या होते हैं, ये होते हैं एक तरीके से ऑफ शोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऑफ शोर डेरिवेटिव मतलब अगर मान के चल लीजिए, देखो मैं बताता हूँ, मान के चलिए यहाँ पर कोई जॉन नाम का व्यक्ति है, ओके, और ये क्या है आपका रिलायंस। अब जॉन नाम के व्यक्ति को रिलायंस की कंपनी का शेयर लेना है, वो डायरेक्टली आके नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उससे पहले उसको कहाँ रजिस्टर होना पड़ेगा, सेबी में रजिस्टर होना पड़ेगा। अब ये व्यक्ति सिर्फ रिलायंस के शेयर लेने के लिए सेबी में रजिस्टर हो, इतना सब झंझट डॉक्यूमेंटेशन करे, तो वो क्या करता है, मतलब सेबी ने कुछ बनाए होते हैं FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वो क्या करते हैं, सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं और रिलायंस के शेयर इन्होंने खरीदे हुए होते हैं। फिर जॉन क्या करता है, अपना पैसा इन्हें देता है, और ये क्या करते हैं, एक ऐसे पी नोट बना के, प्रोमिसरी नोट बना के, उसमें लिखा होता है कि
द बेयरर ऑफ दिस प्रोमिसरी नोट हैविंग दिस अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ रिलायंस। तो मतलब अगर किसी व्यक्ति को इंडियन स्टॉक मार्केट के शेयर खरीदने हैं तो वो किसी एफआईआई के थ्रू उनको खरीद सकता है, और वहाँ पर बस उसको क्या देना होता है, मतलब पैसे देने हैं और उसको क्या मिल जाएगा, पी नोट मिल जाएगा। क्लियर। पी नोट्स में क्या होते हैं, इंडियन स्टॉक्स होते हैं और उनके एसेट्स होते हैं। एफपीआईज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन रेसिडेंट हु इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटीज लाइक शेयर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे अगर हम पी नोट्स होल्डर की बात करें तो उन पे इतना ज़्यादा रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट नहीं लगते सेबी के। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करते हैं सेतु। ये कंपनी है जिसने लॉन्च की है सेस में या सेसेम, कुछ भी बोल सकते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से देख लेना। फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर। ठीक है, अगर हम बात करें बैंकिंग, फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें तो उसके लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है। अच्छा, एक और आपको याद रखना होगा, भारत एआई। ठीक है, भारत एआई ये क्या था, फर्स्ट एलएलएम मॉडल। क्लियर, ये आपको अच्छे से याद रखना है। फिर हम बात कर लेते हैं मणिपुर की। मणिपुर ने लॉन्च किया गया है स्कूल ऑन द व्हील्स इनिशिएटिव। ये बेसिकली इसकी खासियत क्या है, देखिए जो भी मणिपुर में रिलीफ कैंप्स में, क्योंकि आपने अभी देखा होगा मणिपुर में वायलेंस हुआ था, हाँ मणिपुर में वायलेंस हुआ था वहाँ पे, तो उस वजह से बहुत से लोग डिस्प्लेस हो गए वहाँ से, मतलब उनका ना घरों वगैरह से वो बाहर उनको निकलना पड़ा। तो जो भी बच्चे थे उनके, उन सबको पढ़ाने के लिए मणिपुर ने लॉन्च किया स्कूल ऑन दी व्हील्स, ताकि वो बच्चे भी क्या कर सके, पढ़ सके और उनको उनका राइट टू एजुकेशन मिल सके। ओके जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। एक्सरसाइज गगन शक्ति, ये कहाँ पर हुई है, ये पंजाब में हुई है। और पंजाब में किस किस के बीच हुई है, देखिए ये इंडियन एयरफोर्स और ये इंडियन आर्मी, इनके बीच में एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज हुई है, ताकि क्या हो सके, इंटरडिपेंडेंस बढ़ सके या इंटरऑपरेटिबिलिटी इम्प्रूव हो सके, आपस में दो फोर्सेस कितने आसानी से कोलैबोरेट करके वर्क कर सकती हैं, तो उन सब चीज़ों को देखा जा सके। फिर हम बात करते हैं इंडियन और नाइजीरिया ने क्या साइन किया है, एक लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम। देखिए अभी तक होता क्या था, जब भी दो कंट्री ट्रेड करती थी, तो फॉर एग्जांपल इंडिया और यहाँ पे नाइजीरिया, अब मान के चलिए इंडिया को नाइजीरिया से कुछ सामान मंगाना, या सपोजिटली नाइजीरिया को इंडिया से क्या मंगानी है, दवाइयाँ मंगानी है। ओके, तो ये दवाइयाँ मंगानी है। अब जब इसको दवाइयाँ मंगानी होगी तो पहले तो आपस में करेंसी में ट्रेड होता नहीं था, तो नाइजीरिया क्या करता था, डॉलर में कन्वर्ट करता था, फिर ये डॉलर इंडिया में आता था और फिर ये इंडिया में आगे किस में कन्वर्ट होता था, रुपये में कन्वर्ट होता था। तो यहाँ क्या हो रहा है, डोमिनेंस ऑफ डॉलर। ठीक है, डोमिनेंस ऑफ डॉलर हो रहा है, और डोमिनेंस ऑफ डॉलर होने के साथ साथ तो जो यूएस है उसका भी डोमिनेंस हो रहा था। तो इस वजह से इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इंडिया और नाइजीरिया ने अब लोकल करेंसी में ट्रेड करने की बात की है, और ये सब करने के लिए आपके बनाए जाएंगे वॉस्त्रो अकाउंट। जिनको नहीं पता, मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में नोस्त्रो और वॉस्त्रो अकाउंट के बारे में बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को जाके देख लेना, अगर आपको लगता है कि आपको नोस्त्रो और वॉस्त्रो अकाउंट के बारे में एक अच्छा और एक डिटेल्ड एनालिसिस आपको चाहिए। फिर हम बात कर लेते हैं, इंडिया में तो रुपी चलता है, नाइजीरिया में नायरा चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। और करेंसी से रिलेटेड आपको याद रखना होगा कि जिम्बाब्वे एक न्यू करेंसी लॉन्च करी थी, गोल्ड बैक्ड करेंसी। ठीक है, आई थिंक जिग थी, जेडाईजी जो जिग करेंसी थी वो जिम्बाब्वे की थी, गोल्ड बैक करेंसी थी। ये पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिवीजन हो गया। फिर हम बात करते हैं कच्छ अर्जक। ये क्या है, कच्छ का क्या है, अर्जक है जिसको जीआई टैग मिला है। तो मैंने क्या किया है आपके लिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, उन्हीं की वेबसाइट से आपके लिए पूरा जीआई टैग की लिस्ट ले आया हूँ। मतलब जितने मेरे से हो सके उतने मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिए। अगर आपको भी चाहिए तो आप क्या करिए, सीधा सीधा लिखना रजिस्टर्ड जीआई टैग, ये करके गूगल सर्च कर देना, और फिर आपको एक लिंक आएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट का, और उसको आपको क्या कर देना है, जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की वेबसाइट पे जाएंगे उसका पीडीएफ डाउनलोड मारोगे तो शुरू से लेके अब तक जितने भी जीआई टैग इशू किए गए हैं वो सब आ जाएंगे आपके। तो यहाँ देख सकते हो, जैसे
लेटेस्ट अभी क्या है, कच्छ का अर्जक है, फिर इससे पहले तिरंगा बर्फी, फिर बरेली की जरी जरदोजी, ओके, फिर थारू की एम्ब्रॉयडरी, बरेली का केन, बेम्बू क्राफ्ट, मेटल कास्टिंग, ये सब मैंने आपको पढ़ा है। निहोंशु एक जापानीज शेक होता है, मतलब जापानीज ड्रिंक होती है। और मेघालय की गारो टेक्सटाइल, फिर यहाँ पर और क्या था, त्रिपुरा के पचना रीजनल, और ये सब आप देख सकते हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। बनारस की ठंडई, इन सब चीज़ों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है, और हाल फिलहाल में मिला है, पुरानी नहीं बता रहा हूँ मैं। ये कब से रिलेटेड लेके आया हूँ मैं, अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 के बीच वालों को लाया हूँ मैं। फिर हम बात करते हैं, चाइना ने सेंड किया है चैंग ई प्रोब, ताकि वो सैंपल कलेक्ट कर सके, कहाँ से, फार साइड ऑफ मून से। ओके, फार साइड ऑफ मून क्या होती है वो समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि जो मून है और जो अर्थ है वो क्या है, टाइडली लॉक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, वीडियो आपके लिए चल भी रही है, कि देखिए हमेशा आपको क्या दिखेगा, अर्थ मून का सिर्फ एक ही चेहरा दिखेगा अगर वो अर्थ के चारों तरफ भी घूम रहा है। तो यानी कि आप सिर्फ एक फेज देखते हैं, तो जो दूसरा फेज नहीं दिख रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, फार साइड ऑफ द मून। क्लियर? द पार्ट ऑफ द मून दैट वी डोंट सी फ्रॉम द अर्थ, एज द मून ऑलवेज कीप द सेम साइड फेसिंग टूवर्ड्स। और ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ और मून क्या है, टाइडली लॉक है। टाइडली लॉक मतलब दोनों की जो रोटेशन है, टाइडली लॉकिंग मतलब एक सिचुएशन को बोला जाता है जब जो दोनों ऑब्जेक्ट है उनका ऑर्बिटल पाथ बिल्कुल सेम हो जाता है और रोटेशनल पीरियड भी सेम हो जाता है। मतलब उसी सेम स्पीड से, उसी सेम तरीके से अर्थ भी रोटेट कर रहा है और उसी सेम तरीके से मून भी रोटेट कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं। क्लियर? इसी की वजह से क्या होता है, देखिए मून को भी 28 दिन लगते हैं और अर्थ को भी 28 दिन लगते हैं उसकी एक्सिस पे घूमने पे। तो आपको ये ध्यान रखना, दिस रिजल्ट इन द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसिंग द अर्थ। अब क्या होगा, यहाँ पे जो चैंग ई है, चैंग 6, ये क्या करेगा, फार साइड पे जाएगा और वहां से कुछ सैंपल्स कलेक्ट करेगा। ठीक है जी। अगर हम फार साइड की बात करें तो बहुत कम ऐसी कंट्रीज है जो फार साइड ऑफ द मून पहुंच पाई हैं अभी तक। अगर मैं बात करूं पहला मिशन ही कौन सा था, चाइना का चैंग 4। ओके, तो चैंग 4 जो प्रोब था वो था किसके लिए, फार साइड ऑफ द मून। और इंडिया का मैं आपको बता चुका हूँ, चंद्रयान। ठीक है, चंद्रयान की खासियत क्या थी वो सब आपको बता चुका हूँ। फिर हम बात कर लें इंडिया का इंडिजीनियस यूएवी बॉम्बर, जिसका नाम है FWD-200B। ये कहाँ पर आपका अनवील हुआ है, ये बेंगलोर में अनवील हुआ है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी क्या है, यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये क्या है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, और ये किस कैटेगरी का है, ये बॉम्बर कैटेगरी का है। मतलब इसका मेन काम क्या होगा, बॉम्ब्स को जाके गिराना किसी एनिमी टेरिटरी के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इंडिया का पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन लॉन्च करी गई है और इसका नाम रखा गया है नक्षत्र यात्रा। ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो ये अलग अलग जगह पे होगा, पर अभी कौन सी जगह पे हो रहा है, ये आपका जॉर्ज एवरेस्ट। जॉर्ज एवरेस्ट एक जगह है, कहाँ पर, मसूरी में। ओके, फिर आता है इंडियन आर्मी और जो बलान ग्रुप है, इन्होंने कोलैबोरेट किया है और क्या बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क, या फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया है। सॉरी, ये कहाँ पे पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन पार्क आपका पुणे सिटी में पड़ता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, किस किसने बनाया है, इंडियन आर्मी का इसमें मेजर रोल है। तो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क कहाँ है। फिर आता है डीआरडीओ का स्मार्ट सिस्टम। ये स्मार्ट सिस्टम बेसिकली किस चीज़ के लिए, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो। तो ये बेसिकली इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के लिए है, ताकि इंडियन नेवी भी अच्छे से सुपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च कर पाए। ओके, अब इसमें देखो होगा क्या क्या, आपका 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है पहले तो, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्यूटर सिस्टम है, और प्रिसीजन इंटरिशियल नेविगेशन सिस्टम है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एज ऑलवेज, जैसे कि हम करते ही हैं वीडियो में, हमको क्या ध्यान रखना है कि जो इम्पोर्टेंट डेज इस पूरे महीने में रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 में इंटरनेशनल लेबर डे, मोस्टली लोगों को पता होगा।
3 में प्रेस फ्रीडम डे, फिर आता है आपका, अच्छा प्रेस फ्रीडम डे के दिन ही आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स छपता है, जो कि कौन सी उसकी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज करा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम की जो संस्था है वो रिलीज करती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। फिर आता है वर्ल्ड लाफ्टर डे, और ये ज़्यादातर कब होता है, फर्स्ट संडे ऑफ मे को। वर्ल्ड एजमा डे, ये अस्थमा नहीं बोलते इसको, एजमा बोलते हैं। फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मे को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ओके, ये बेसिकली HIV से रिलेटेड होता है, रेड क्रॉस। फिर आता है वर्ल्ड थैलीसीमिया डे। फिर आता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे, 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। फिर आता है नेशनल एंडेंजर्ड स्पीसीज डे, 3rd फ्राइडे को। वर्ल्ड एड्स डे, ये वर्ल्ड एड्स डे यानी कि जो एड्स होती है ये बीमारी, इसका नाम होता है, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ओके, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका नाम है। ये बेसिकली किस चीज़ की वजह से होती है, ये होती है आपकी HIV की वजह से होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, यहीं पर हम अपनी वीडियो को आज समाप्त करते हैं, और आई होप आपको समझ आ रहे होंगे करंट अफेयर। मुझे पता है थोड़ा सा बीच बीच में टाइम लग जा रहा है, क्योंकि इतना सारा चीज़ों को कंपाइल करने में टाइम तो लगता है देखो, बट मैं इस चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो भी कंटेंट आपके लिए लाऊंगा वर्थ इट लाऊंगा, और आपका उसका फ़ायदा डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए इसी नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।